Hello students, welcome to online classes. In our previous lecture, we are discussed about shape of the cell, number of the cell structure and function. Now, our next topic is parts of the cell. Cell के अंदर कौन कौन से parts present होते हैं. First of all, we studied about first part of the cell membrane. It is the outermost layer of the cell. The basic component of the cell are membrane. Cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane and also called the plasma membrane. सेल का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये तीन ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइटोप्लाज्म. एक्चुअली साइटोप्लाज्म होता क्या है. तीन कंपोनेंट्स तो मैंने बता दिया आपको, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. फर्स्ट ऑफ आता है साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या वर्किंग करती है, ये हमारे सेल के अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया एंड डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है हमारी सेल में, उन सब को बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, सब्सटेंस की मूवमेंट करती है. ये डिसाइड करती है कि किन चीज़ों को हमें सेल के अंदर ले जाना है और किससे सेल से बाहर करना है. द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. वैसे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक बाउंड्री का काम करती है. एक तरफ से वो बाउंड्री जैसी बनाती है ताकि सेल के जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो सेफ रह सके और सेल के अंदर और बाहर जो भी मूवमेंट होती है सब्सटेंस की वो प्रॉपरली हो सके. अब आता है जैसे अनियन पील को हमने स्लाइड पे रख के ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, तो उसके बाहर में एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा था, वो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस है. लेकिन उसके बाद जो कंपार्टमेंट्स बने थे उस न्यूक्लियस के बाद, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. दो मेम्ब्रेन्स, दो लेयर्स होती है उसमें, एक सेल मेम्ब्रेन थी और एक सेल वॉल थी. ठीक है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और जो सेंटर में राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट था दैट इज nucleus. The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. Nucleus and cell membrane के बीच में एक jelly-like substance होता है, fluid material होता है, that is called cytoplasm. You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plant called cell wall. सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन उसके एडिशन में, कुछ सेल के एडिशन में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. ये बहुत ज़्यादा थिक होती है. ठीक है, और ये प्लांट सेल में ही मिलती है. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन. ये जो एडिशनल लेयर होती है सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है. द प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा. किस किस से हेल्प करवाएगी, ये प्रोटेक्ट करवाएगी प्लांट को, जैसे टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा. They are exposed to these variation because they cannot move. ये cell can be observed in the leaf peel of Pteridescantia, Elodea and Rohio. जब हम इन प्लांट्स की सेल को देखेंगे, जैसे एलोडिया होता है, रोहियो होता है एंड टेरिडस्कैंटिया होता है, ये कुछ एक प्लांट्स है, इनकी पील्स को, जब इनके लीफ के पील्स को जब हम चेक करेंगे, लीफ का पील मतलब है कि उनकी लीफ को तोड़ के उसमें से एक बिल्कुल बारीक सी लेयर, पतली सी लेयर अगर हम काटेंगे तब हमें सेल वॉल दिखाई देगी. यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन. वैसे ही जैसे हमने अनियन पील की स्लाइड बनाई थी, वैसे ही हम
इन प्लांट्स की लीफ पील की भी स्लाइड बना सकते हैं। उसमें हमें क्या दिखेगा, लीव्स के सारे पार्ट्स दिखाई देंगे। पहली आस्क बोझो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। अब देखो प्लांट सेल तो हमने ऑब्जर्व करी है, अनियन पील को ऑब्जर्व करा, तो अनियन पील क्या है, हमारे प्लांट सेल है। अब देख पहली बोलती है बुझो को कि अगर हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हमें ऐसे ही स्ट्रक्चर्स उसमें भी देखेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी है, कैसे हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन, स्क्रैप इनसाइड योर चिक विदाउट हर्टिंग इट। आपने क्या लेना है, एक टूथपिक भी आप ले सकते हो या फिर मैच स्टिक ले सकते हो, ठीक है। और उसकी जो भी टिप पॉइंटेड टिप जो उसकी होगी उसको थोड़ा तोड़ के आप उस अपने चिक में उसको स्क्रैप करो, ठीक है। प्लेस इट ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। उसके बाद आपने ग्लास स्लाइड पे वाटर की एक ड्रॉप लेनी है और जो आपने अपने चिक से स्क्रैच करके निकाला है मटेरियल उसको स्लाइड के ऊपर रख देना है। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। उसके बाद आपने आयोडीन सॉल्यूशन की एक ड्रॉप उसके ऊपर डालनी है और उसे कवर स्लिप से ढक देना है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कवर स्लिप एक कांच की ग्लास की छोटी सी पत्ती होती है, छोटी सी स्लिप होती है वो एक। अल्टरनेटली ऐड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हम उसमें मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। ये जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, सेफ्रेनिन और मिथाइल ब्लू, ये सब स्टेन का काम करते हैं, कलरिंग का काम करते हैं स्लाइड्स में। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद आपको स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करनी है, लेकिन केयरफुली हमें स्लाइड को माउंट करना होता है, क्योंकि अगर जब हम कवर स्लिप उसके ऊपर डालते हैं तो उसमें बहुत सारे बबल्स ऐड हो जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं, इसलिए कवर स्लिप को केयरफुली पुट करना होता है स्लाइड के ऊपर ताकि उसमें बबल्स ना आए। अगर स्लाइड पे बबल्स आ गए तो हमें हमारी स्लाइड क्लियर नहीं दिखेगी जो हमें देखना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल इन द स्क्रैप मटेरियल। उसके बाद जब आप उस स्क्रैप मटेरियल को माउंट करके उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, मिथाइल ब्लू डाल के जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें छोटे छोटे से सेल्स दिखाई देंगे। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। हम उसमें इजीली साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस देख सकते हैं। ए सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। हमें उसमें सेल वॉल नहीं दिखेगी क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। लुक एट द फिगर नंबर 8.6 ह्यूमन चिक सेल। वही जो आपने स्क्रैप करके अपने चिक से मटेरियल निकाला है वो ऐसा आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेली ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सेल की बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। दीज ऑर्गेनेलीज आर, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है ये, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक्सेट्रा। यू विल लर्न अबाउट देन इन लेटर क्लासेस। डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती है जिसके बारे में हम 9th क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट components ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग सेल का। ये स्फेरिकल होता है और बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है इस सेल के। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें न्यूक्लियस बहुत इजीली दिखाई देता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कौन सेपरेट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। This membrane is also porous and allow the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. अब देखो
ये पोरस बना होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है ताकि मटेरियल की मूवमेंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर इजीली हो सके। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus is called nucleolus। अगर हमारे पास हाई पावर का माइक्रोस्कोप है जिसमें हम फोकस करके बहुत अच्छे से छोटी चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, तो हमें उसमें एक बहुत स्पेरिकल छोटी बॉडी दिखाई देगी, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक धागे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं, जिससे इनहेरिटेंस क्या होता है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वो उनके बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं। बट ये क्रोमोसोम हमें कब दिखते हैं, जब सेल की डिवीज़न होती है। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड होगी, सेल कैसे डिवाइड होगी, जब एक सेल से दूसरी न्यू सेल बनेगी तब हमें ये क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था जीन। क्रोमोसोम क्या करते हैं, जीन कैरी करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीन क्या होता है, व्हाट आर जीन्स। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है जीन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। It controls the transfer of a hereditary characters from parent to offspring। ये क्या करेंगे, जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं हमारे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, उन सब के कैरेक्टर्स लेके हमारे अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। इसका मतलब होता है जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो हमारे अंदर आते हैं। If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might have also end up having curly hair. एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पापा की ब्राउन आइज़ है तो आपकी भी ब्राउन आइज़ हो सकती है, पूरे चांसेस होते हैं। अगर आपकी मम्मी के बाल कर्ली है तो आपके बाल भी कर्ली होंगे। However, the different combination of gene from parents result in different characteristics। इसके अलावा अगर पेरेंट्स का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है तो बच्चे के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। सपोज़ अगर मम्मी के बाल कर्ली है पापा के बाल स्ट्रेट है तो बच्चों के बाल थोड़े नॉर्मल होंगे, ना ज़्यादा कर्ली होंगे ना ज़्यादा स्ट्रेट होंगे। वैसे ही आइज़ का कलर में आता है, किसी की आइज़ ब्लू होती है किसी की आइज़ ब्राउन होती है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन मिक्स होके बेबी का कलर बनता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस का रोल क्या एक तो ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ट्रांसफ़र करता है, दूसरा ये सेल की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करके रखता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाता है हमारा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंड प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस बोला जाता है सेल का। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल organized like the cell of multicellular organism. There is no nuclear membrane। जो बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें अच्छे से नहीं दिखती है एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोट सेल। ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिज्म विच दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज। These are all prokaryotes. The cells like onion cell and chick cell having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cell. इसके अलावा जैसे हमारी अनियन सेल थी, चिक सेल थी, उनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट्स. While observing the onion cell under the microscope, did you notice any black looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. जब हम
अनियन पिल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस के अलावा एक ब्लैक कलर का ब्लैंक सब्सटेंस दिखता है, ब्लैंक सब्सटेंस बिल्कुल खाली, उसके अंदर बाहर कुछ नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन अनियन सेल, ये बहुत बड़ा होता है, सिंगल होता है। चिक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। जो वैक्यूल्स होते हैं चिक सेल में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत स्मॉलर होते हैं और प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of cell of Tradescantia leaf. They are scattered on the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastid. अब साइटोप्लाज्म के अंदर और भी कलर्ड बॉडीज होती है, डिफरेंट कलर की छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिखते हैं, दैट इज प्लास्टिड। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, ये जो प्लास्टिड होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, कुछ में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होंगे उन्हें हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। They provide green color to leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaf is essential for photosynthesis. ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा लीव्स को, ठीक है, एंड ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully in figure 8.7 A and B. देखो फिगर को देखो सब, 8.7 and 8.7 A and 8.7 B. 8.7 A में आपको प्लांट सेल का फिगर बनाया है और 8.7 B में एनिमल सेल का। Let us tabulate the similarities and distinguished feature of plants and animal. Only a few feature are mentioned. You may add more in table 8.1. अब आपको एक टेबल दिया है यहाँ पे, इसमें आपको पार्ट्स, सेल के पार्ट्स लिखे हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब आपने देखना है कि कौन सा पार्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है, कौन सा एनिमल सेल में। फर्स्ट आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन बोथ द सेल, प्लांट सेल और इन एनिमल सेल। सेल वॉल, प्लांट सेल में है एडिशनल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, एंड एनिमल सेल में एब्सेंट। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म बोथ द सेल प्रेजेंट, प्लास्टिड ओनली इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में एब्सेंट। वैक्यूल को हम लिख सकते हैं कि हाँ ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी, बट प्लांट में ये बहुत बड़ा होता है और एनिमल में बहुत छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो अवर चैप्टर नंबर 8 is complete. I hope you all understood the lecture. Thank you.